हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। लगातार पढ़ना बच्चों इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ कंटिन्यूटी को मत तोड़िएगा, लगातार पढ़िएगा। और जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है शायद वीडियो आ जाएगा उसके सॉल्यूशन का, तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा कि आपको काम कैसे करना है। इस टेस्ट में कुछ अलग सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो कि शायद वीडियो में इंक्लूड नहीं हुए थे, तो प्लीज़ टेस्ट को अच्छे से काम करना। और ये थोड़ा समझिए बच्चों, जो टेस्ट आपने अच्छे से दिया है या फिर आप दे नहीं पाए हैं लेकिन आपके पास में टेस्ट पेपर पड़ा है, तो टेस्ट पेपर का हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। इस पेपर को बनाने में बच्चों मेरे को 15 दिन लगते हैं, तसल्ली से काम करना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन का सिलेक्शन करना पड़ता है कि हाँ ये सवाल परफेक्ट है, ये आने लायक है। ठीक, तो मैंने 15 दिन लगाए हैं उस पेपर को बनाने में, आन फान में नहीं लगाया है। तो समझिए कि तसल्ली से अगर उस पेपर को आपने अच्छे से तैयार किया तो एग्ज़ाम्स में आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो ऐसा काम करना है। चलिए, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर चालू कर रहे हैं विद्युत धारिता। ठीक है, ये 4th नंबर का चैप्टर है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, हाँ भाई। तो अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूला हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहला फार्मूला जो है वो हमें ये पता रहता है कि यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी बढ़ता है। ठीक है, और आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता है, ये बात ध्यान में रखें। तो Q समानुपाती होता है क्या, V के। तो इसका मतलब Q बराबर क्या हो गया बच्चों, CV। इससे जो फॉर्मूला हमें मिलता है C का वो है Q डिवाइडेड बाय V। ठीक, अब इस फॉर्मूला को देख करके कई बार सवाल आता है। क्या सवाल आता है वो समझिए कि यदि किसी चालक के आवेश को दुगना कर दिया जाए तो उसकी धारिता पर प्रभाव क्या पड़ेगा। समझिए, यदि किसी चालक पर उपस्थित आवेश को दुगना कर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चे देखेंगे भैया आवेश को दुगना किया तो धारिता भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। नहीं भैया, धारिता एक नियतांक है, ये बात ध्यान में रखना। धारिता क्या है, एक नियतांक है जो चालक के आकार और आसपास के माध्यम पर निर्भर करती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर फिर तो यहाँ पे 2Q हो गया, तो फिर यहाँ पे 2C क्यों नहीं हुआ। तो ये बात ध्यान में रखो, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे ही आवेश को दुगना किया वैसे ही विभव भी कितना हो गया, दुगना हो गया। तो अगर यहाँ पे 2Q लिख रहे हो तो यहाँ पे 2V भी लिखो। 2 से 2 वापस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, Q बटा V वापस से है। ठीक है, तो C तो वापस से वही रहा। तो ये बात ध्यान में रखना, यदि किसी चालक के आवेश को 2 गुना या 3 गुना या 10 गुना कर दे, कितना भी गुना कर दे, तो उसकी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसका विभव उतना ही गुना बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। किसकी, गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता C का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना। हमें ये पता है कि किसी गोलीय चालक की धारिता जो है वो उसकी त्रिज्या के क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है। यहाँ पर हमने एक ग्राफ भी बनाया था धारिता और त्रिज्या के बीच में। ठीक, मैं आपको आकार के लिए तो बोल रहा हूँ ना कि आकार पे निर्भर करती है। तो गोले का आकार किसके ऊपर, उसकी त्रिज्या पे निर्भर करेगा। त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ जाएगा, त्रिज्या घटेगी तो आकार कम हो जाएगा। तो यहाँ पे धारिता और त्रिज्या के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए तो कैसे जाएगा, जाना चाहिए। चलिए, अगर उस चालक गोले के आसपास माध्यम हो, ठीक है, तो फिर माध्यम में धारिता क्या हो जाएगी, तो हमने बोला Cm। फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R, यही होगा। आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसा है, एप्सिलॉन R गुणा हो रहा है किससे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से। ठीक, ये निर्वात की अगर धारिता है तो आपको माध्यम में धारिता पता चलेगी, एप्सिलॉन R गुणा हो रहा है किससे, निर्वात की धारिता से।
ठीक, इससे क्या पता चला कि यदि आसपास में माध्यम है तो फिर धारिता हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एप्सिलॉन आर से गुणा हो रहा है यहाँ पर, और एप्सिलॉन आर का मान बच्चों कभी भी 1 से कम नहीं होता, हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। निर्वात के लिए 1 है, फिर निर्वात से जैसे जैसे माध्यम अलग होता जाएगा 1 से मान क्या होता है बच्चों, ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। ओके, तो ये गोलीय चालक की धारिता आ गई। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन याद ही रख लीजिएगा। किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, ये उसकी धारिता होती है। और अगर उसकी प्लेटों के बीच में पूर्णतः माध्यम भर दिया जाए, कैसे माध्यम भर दिया जाए, पूर्णतः माध्यम भर दिया जाए, तो फिर ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइडेड बाय डी, यही होगी। और अगर अंशतः भर दिया जाए तो माध्यम कैसा भरा जाए, माध्यम अंशतः भरा जाए। अगर माध्यम अंशतः भरा जाए तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये ध्यान में रखना, डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, ये ध्यान में ही रखना है। यदि प्लेटों के मध्य चालक को अंशतः भर दिया जाए, किसको, चालक को अंशतः भर दिया जाए, तो चालक के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, अनंत होता है। तो यहाँ पे अनंत रखूंगा तो 1/अनंत कितना होता है, 0। तो चालक के लिए जैसे आ जाए तो ये भाग हटा देना, सिर्फ इतना ही रह जाएगा। ठीक है, चालक अंशतः भरा हो तो फिर ये ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। ठीक है, अब इन सभी फॉर्मेट से एक चीज आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए, क्या भाई, कि जब भी माध्यम बढ़ते हैं धारिता का मान बढ़ता ही है, घटता नहीं है। अब चाहे माध्यम कुछ भी हो, माध्यम चाहे लेट सपोज करो कोई चालक डाल दिया तो भी धारिता बढ़ेगी, अभ्रक डाल दिया तो भी धारिता बढ़ेगी, रबर डाल दिया बीच में तो भी धारिता बढ़ेगी, अंशतः डालो चाहे पूरा डालो, धारिता तो बढ़नी ही है, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं स्टार लगा करके लिख देता हूं कि माध्यम भरने पर धारिता सदैव बढ़ती है, सदैव बढ़ती है। ठीक, फिर यहां पे एक सवाल जो मेरे से छूट गया वो ये है कि यदि पृथ्वी को एक विलगित चालक गोला माना जाए तो पृथ्वी की धारिता कितनी होगी। ठीक है, तो फिर विलगित चालक गोले का फॉर्मूला लगाओ, आर की जगह 6400 किलोमीटर रखो, 6400 गुणा 10⁻³ मीटर में रखा जाएगा ना। तो जब आप उसे सॉल्व करोगे तो पृथ्वी की धारिता अर्थ लिख देता हूं, कितनी होती है, लगभग 711 माइक्रोफैरड। ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी की धारिता कितनी, 711 माइक्रोफैरड होती है। ठीक है, ये चीज याद रखने लायक है बच्चों, है ना। ओके, टिंग टिंग टिंग। हाँ भाई, तो संधारित्र में समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। ये फॉर्मूले किसके लिए थे, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, है ना। अब एक हमारे पास में है गोलीय संधारित्र। क्या बच्चों, गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, ये होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 करो या R2 माइनस R1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये बात ध्यान में रखना कि अगर मैं R1 माइनस R2 लिख रहा हूं तो R1 का मान ज्यादा है किससे, R2 से, और यदि मैं R2 माइनस R1 लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा R2 का मान ज्यादा है किससे, R1 से। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, जो ज्यादा है वो पहले आएगा, जो कम है उसे बाद में लिख देना। ठीक, माध्यम में क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। ठीक है, माध्यम में धारिता हमेशा क्या होती है, बढ़ जाती है।
ठीक। अब यहाँ पर सवाल और क्या आता है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। पहले समझिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। मैं छोटे सवाल को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो हम बोलते हैं कि किसके, प्लेटों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी पर, और उन प्लेटों के मध्य भरे पदार्थ पर, या उन प्लेटों के मध्य उपस्थित परावैद्युत पदार्थ पर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ऐसे ही ये भी पूछता है कि गोलीय चालक की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो हम बोलते हैं गोलीय चालक की धारिता को बढ़ाई जा सकती है यदि R1 - R2 का मान क्या कर दिया जाए, कम कर दें। अगर ये मान देखो नीचे हर कम करोगे तो ये मान बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के दोनों गोलों की त्रिज्याओं का अंतर कम करके, दोनों गोलों की त्रिज्याएं कम करके नहीं, त्रिज्याओं का अंतर कम करके क्या की जा सकती है, धारिता बढ़ाई जा सकती है। या फिर दोनों गोलों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भर के भी क्या की जा सकती है, धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से गोलीय चालक वाला काम हमें करना है। चलिए एक बार के लिए इसको उतारो, उसके बाद में आगे देखते हैं बच्चों। जल्दी से उतार लीजिए इसे। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, पुराने वाले फॉर्मूलाज तो याद है ना सभी को, वो हमेशा ही याद रखिएगा बच्चों, उन्हें मत भूल जाना, वो हमेशा ध्यान में रखने। हाँ भाई, इनको हटा रहा हूं मैं, है ना। देखिए, अगर आपको कोई पूछे कि धारिता का मात्रक क्या होता है, बताओ भाई क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है पृथ्वी की धारिता लिखते टाइम, क्या बच्चों, फैरड। क्या होता है, फैरड होता है धारिता का मात्रक। फैराडे मत लिख करके आ जाना, तुम होशियार की पूछनी हो। फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। 96,500 कूलाम को 1 फैराडे बोलते हैं। फिर इसके बाद में संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा, है ना। नेक्स्ट, अब मैं नंबर तो भूल गया हूं, शायद 9वां होगा। संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा। ठीक है, तो इसके 3 फॉर्मूला पढ़े हैं हमने, और सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज आता है वो 1/2 क्या होता है बच्चों, CV² होता है। आप सभी को पता है। ठीक है, अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं, 1/2 QV भी यूज करते हैं, या फिर 1/2 Q² डिवाइडेड बाय CB यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 3 फॉर्मूला यूज किए जाते हैं, जिनमें सर्वाधिक यूज होने वाला फॉर्मूला ये है, 1/2 CV² है। ठीक, फिर संधारित्र की प्लेटों के मध्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होती है आप सभी को पता होना चाहिए, 1/2 ε0 E²। ठीक है, इसमें आयतन का भाग लगा देंगे तो हमें ये वाला फॉर्मेट देखने को मिलेगा। ये बात और ध्यान रखना, ये किसी चालक को अगर आवेश देते हो तो भी उस चालक के पास में संचित ऊर्जा इतनी ही होती है। दूसरा ये और पूछता है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा कहाँ संचित होती है, या संधारित्र में ऊर्जा कहाँ संचित होती है। तो हम बोलते हैं प्लेटों के मध्य उपस्थित विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, प्लेटों के बीच में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तो होता है संधारित्र के अंदर, है ना। उस विद्युत क्षेत्र में ही क्या होती है, ऊर्जा संचित होती है। उपांत प्रभाव मत भूल जाना बच्चों। उपांत प्रभाव क्या होता था, संधारित्र ऐसे बनाते थे, ये प्लस वाली प्लेट मान लो, ये माइनस वाली प्लेट मान लो, तो विद्युत क्षेत्र को ऐसे बताते थे क्या। तो हम बोलते हैं प्लेटों के बीच में तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समरूप होता है। लेकिन जब किनारों की बात करते हैं तो विद्युत बल रेखाएं क्या हो जाती हैं, वक्रीय हो जाती हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सदैव ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र असमरूप हो जाता है एवं विद्युत बल रेखाएं वक्रित हो जाती है। यही प्रभाव क्या कहलाता है? उपांत प्रभाव कहलाता है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य इसके किनारों के निकट पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक हो जाने के कारण विद्युत बल रेखाएं वक्रित हो जाती हैं। यही प्रभाव क्या कहलाएगा? उपांत प्रभाव कहलाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये थी संधारित्र की मोटी मोटी बातें। अब यहां पर हम बात करते हैं संधारित्र के संयोजन की, है ना। संधारित्र के संयोजन में अगर बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो अगर श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? 1/c और श्रेणी क्रम का cs लिख देता हूं, 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 ... ये बात ध्यान में रखना, जब आपको तुल्य धारिता कम चाहिए ना तो आप संधारित्रों को किस में जोड़ दो? श्रेणी क्रम में जोड़ दो। श्रेणी क्रम की एक खास बात है, जितने भी संधारित्र जुड़े हुए होंगे, अरे श्रेणी क्रम ऐसा ही तो होगा ना बच्चों, ऐसा ही होगा। तो इसकी धारिता C1 C2 C3 C4, लेकिन जितने भी संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं सभी पर आवेश समान रहता है। ये बात ध्यान रखना, विभव अलग अलग होगा लेकिन सभी पर आवेश क्या होगा? समान होगा। ठीक है, ये श्रेणी क्रम की क्या है? खास बात है। जबकि हम जब समांतर क्रम पढ़ते हैं, ठीक, तो समांतर क्रम में कुछ ऐसा डायरेक्ट जुड़ता है C1 + C2 + C3 ... क्या Cn, है ना। इसमें ये ऐसा मानो 1 2 3 जोड़ दिया, ठीक। इसकी धारिता C1 C2 C3, इसमें विभव समान होता है। ठीक है, प्लेटों के मध्य का विभवांतर जो होता है ना, प्लेटों के मध्य का विभवांतर क्या रहता है? नियत रहता है। किसमें? समांतर क्रम में। जबकि श्रेणी क्रम में आवेश रहता है समान। ठीक, इस चीज को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। अब यहां पर अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों, 1/cn कर दूं, ठीक है, तो फिर तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तो ये ध्यान में रखना, अगर समान परिमाण के n संधारित्र जुड़े हुए हैं तो फिर ये C/n होगी, है ना। 10 माइक्रोफैरेड के 50 संधारित्र जुड़े हुए हैं। कितने? 10 माइक्रोफैरेड के 50 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो तुल्य धारिता क्या होगी? तो हमने बोला श्रेणी क्रम फॉर्मूला CS बराबर 1 की धारिता और कितने जुड़े हुए हैं? 50 का भाग लगा दो, ठीक है। कितना आ जाएगा तुल्य धारिता? 1/5 माइक्रोफैरेड, कम भी हो गई, ठीक। लेकिन यही 10 माइक्रोफैरेड के 50 संधारित्र कौन से में? समांतर क्रम में जुड़े हुए होते, तो हम बोलते समांतर क्रम में होता है C और n को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने जुड़े? 50। एक की कितनी धारिता? 10 माइक्रोफैरेड, टोटल कितनी हो जाएगी? 500 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर क्या होता है? NC होता है, जबकि उसमें C/n होता है। यहां धारिता कम हो जाती है, यहां धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, और फिर आपको पता हो तो लास्ट है, यदि 2 चालक गोलों को जोड़ देते हैं तो उनमें क्या होता है? पुनर्वितरण होता है आवेशों का, और पुनर्वितरण के फलस्वरूप एक उभयनिष्ठ विभव प्राप्त होता है बच्चों। उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या होता है? C1V1 + C2V2 / C1 + C2। ये क्या है? उभयनिष्ठ विभव। क्या है ये बच्चों? उभयनिष्ठ विभव है ये चीज, ठीक। इसके अंदर ऊर्जा हानि भी होती है ΔU, ठीक। वो कितनी होती है? तो हम बोलते हैं 1/2 C1 C2 / C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बड़ा है, क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा? धनात्मक ही आएगा, ठीक। तो ये ऊर्जा हानि है 2 चालक गोलों को जोड़ देने पर, किसी चालक तार से जोड़ देने पर ऊर्जा हानि कितनी होती है। हालांकि ये फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इतने सवाल शायद चांसेस कम है, लेकिन उभयनिष्ठ विभव के ऊपर सवाल पूछेगा भैया देवताओं,
है ना, रुकने वाला नहीं है वो। ठीक, तो ये वो फॉर्मूला है जो इस चैप्टर के अंदर यूटिलाइज होंगे। डेरिवेशन प्लीज कवर कर लीजिएगा। आप अगर देखेंगे तो रिवीजन के अंदर, रिवीजन वीडियो का प्लीज एक बार के लिए डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर उस चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं उन सभी के लिंक मैंने सीरियल वाइज डाल दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको एक साथ ही क्या मिल जाएगा, सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे एक ही जगह पर। आपको ऐसे बार बार अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी बता देता हूँ, अगर कोई बच्चा ऐसे कंफ्यूज हो रहा है कि सर ने ये वाला चैप्टर नहीं डाला, ये वाला चैप्टर नहीं डाला, बच्चों सारे चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, फन विद फिजिक्स टाइप करो, फिर चैनल खुलेगा, फिर उसकी प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर के नाम मिल जाएंगे, वहाँ से आप आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार के लिए इसको उतारो, फिर आगे आज अपन सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे। ठीक है, उतारो इसे एक बार। आज हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल को डील करेंगे बच्चों, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत ज़्यादा हैं इसके। मिटा दो इसे बच्चों। ओके, देखिए बच्चों प्लीज वीडियोस को लाइक करना चालू करो। अरे वीडियो देखते हो तो लाइक क्यों नहीं करते हो? जस्ट लाइक द वीडियो, है ना। और कम से कम 100 लाइक तो होने ही चाहिए। जब टारगेट 100 रख रखा है तो मिनिमम 100 लाइक तो बनते हैं एक वीडियो के ऊपर। हाँ, और आपको कहीं दिक्कत है तो बताएं मेरे को। हाँ भाई, ओके, देखिए ब्लू मार्कर यूज करना है। देखिए पहला सवाल जो आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। सभी को पता होना चाहिए भैया, धारिता का मात्रक क्या होता है बच्चों? फैरड होता है। क्या होता है? फैरड होता है। ये देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में एफ लिखा हुआ होगा, फैरड। ठीक है, दूसरा देखिए, एक मिनट। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। गोलीय चालक की धारिता वायु में किसके समानुपाती होती है? तो ये आप सभी को पता है, गोलीय चालक की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हम बोलते हैं किसके? त्रिज्या के, गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। बी ऑप्शन आपको दिखाई देगा, गोले की त्रिज्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र, मतलब प्लेटों के बीच में वायु भरी हुई है, ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी को बढ़ा दी जाए तब इसकी धारिता क्या होगी? देखो तीसरा क्या बोल रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र है और वायु है उसके बीच में, तो ऐसा ही है, फॉर्मूला तो यही है। अब बोल रहा है प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। अगर दूरी बढ़ेगी तो धारिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम यही तो बोलते हैं ना, अगर दूरी बढ़ेगी तो धारिता कम हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है? नहीं, बी ऑप्शन देखो इसका, घट जाती है ना। क्या आएगा? घट जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो हटा दो। फोर्थ देखिए बच्चों, फोर्थ में क्या बोल रहा है? समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रख देते हैं तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। देवताओं देखो, वायु के स्थान पर या निर्वात के स्थान पर क्या रखना है? माध्यम रखना है। तो हम बोलते हैं माध्यम में धारिता क्या होती है? एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट, बढ़ जाती है। एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है, जितना उसका परावैद्युतांक होता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए, बढ़ती है। ठीक है, चलिए फोर्थ में देखते हैं। सवाल रिपीटेटिव दिखेंगे, पैटर्न आपको एक जैसा ही दिखेगा, बस वो घुमा फिरा के बोलने की कोशिश करेगा। ठीक है, भिन्न भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। संधारित्रों को किस में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। तो संधारित्रों पर आवेश, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सभी पर आवेश क्या रहता है? समान रहता है।
ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन ही है, समान होगा, बताया था मैंने आपको। देखिए सिक्स्थ, देखिए छठा क्या बोल रहा है, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखो सारे की सारी धारिता C है और कितने हैं, 3 हैं, तो तुल्य धारिता क्या होगी, तो हमने बोला श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता होती है C/N। ठीक है, C तो C दे रखा है और कितने संधारित्र जोड़ दिए, 3, तो ये श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता एक साथ सीधी निकल गई, कितना, C/3। देखो इसका C ऑप्शन दिखाई देगा, C/3 लिखा हुआ है। ठीक है, सातवां देखिए, सातवां क्या बोल रहा है, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, देखो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, विभवांतर समान होता है, प्रत्येक प्लेटों के मध्य विभवांतर या प्रत्येक संधारित्र के मध्य विभवांतर समान रहता है। सी ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अगेन विभवांतर समान रहता है। क्या रहता है बच्चों, विभवांतर। ठीक है, आठवां देखते हैं, आठवां क्या बोल रहा है, धातु से बने दो गोलाकार चालकों की धारिताएं C1 और C2 हैं, दोनों पर कुछ आवेश है, लेट सपोज कीजिए Q1 और Q2। नहीं, यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाए तो अलग अलग होने के बाद दोनों पर आवेश Q1 तथा Q2 के बीच में संबंध है। देखो क्या बोल रहा है बच्चों, दो चालक गोले हैं, एक की धारिता C1 है, दूसरी की धारिता C2, इनके पास में कुछ ना कुछ क्या है, आवेश है। लेट सपोज करो इसके पास में Q1 डैश, इसके पास में Q2 डैश। ठीक है, आवेश अलग अलग मान करके चल रहे हैं। अब इनको क्या किया है, जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया, तो अब बोल रहे जोड़ने के बाद में आवेश कितना हो जाता है, C1 और धारिताएं तो C2 ही है, लेकिन जोड़ने के बाद में आवेश कितना, Q1 और Q2 हो गया। जोड़ने के बाद में, जोड़ने से पहले कुछ भी था उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जोड़ने के बाद में अगर देखें तो दोनों पर आवेश कितना, Q1 और Q2 है। तो बोल रहा है कि Q1 और Q2 में क्या संबंध होगा, तो Q1 बराबर क्या होगा, हम बोलते हैं CV। ठीक है, C कितना, C1, और देखो जोड़ने के बाद में विभव समान हो जाता है, उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला तभी तो काम करेगा, तो जोड़ने के बाद में विभव समान हो जाता है, तो इसका विभव भी V होगा और इसका विभव भी V होगा। और Q2 का मान कितना, तो हमने बोला C2V। अगर एक में दूसरे का भाग लगाओ तो क्या आएगा, Q1/Q2 बराबर C1/C2। ये संबंध हमेशा ध्यान में रखना। ये संबंध कब काम करता है, जब दोनों चालकों को आप जोड़ देते हो तब, है ना, किसी चालक से जोड़ देते हो तब। तो एक बार के लिए इसको मिटा देता हूं, बोर्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सवाल बहुत अच्छे हैं बच्चों ये। हाँ भाई, आगे देखिए 9th वन क्या बोल रहा है, समान धारिता के तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड मिलती है। तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्या हैं, समान है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो श्रेणी क्रम के लिए होती है C/N। अगर समान संधारित्र है, 3 को जोड़ा है तो ये हो जाएगा C/3। ठीक है, और उनकी श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितनी बोल रहा है भैया, 6 माइक्रोफैराड, तो ये 6 है, 6 माइक्रोफैराड बराबर C/3। तो इसका मतलब C का मान कितना आ गया, 18 माइक्रोफैराड आ गया। क्या, प्रत्येक संधारित्र की धारिता 18 माइक्रोफैराड है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता होगी। अब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दो, समांतर क्रम में क्या होता है, N/C होता है। कितने संधारित्र, 3, एक की धारिता कितनी, 18 माइक्रोफैराड, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 18 54 माइक्रोफैराड। सवाल बहुत अच्छा है, ऑब्जेक्टिव नहीं तो वैसे आ सकता है, न्यूमेरिकल के रूप में भी आ सकता है। 1 नंबर का सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है ये, सिंपल है और इसी तरीके के पूछे भी जाते हैं। फिर देखिए 10वां क्या बोल रहा है, 4 संधारित्र उपलब्ध हैं। ठीक है भाई, होंगे आपके पास में, जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। चारों की धारिता कितनी है, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ा जाना चाहिए। देखो 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र, और इससे हमें कितना चाहिए, 8 माइक्रोफैराड चाहिए,
और कितने संधारित्र हैं 4। तो मैं बोलूँगा 4 को अगर 2 माइक्रोफैरेड से गुणा कर दे तो वैसे भी 8 माइक्रोफैरेड आता है। ठीक है, तो गौर कीजिए C को किस से गुणा कर रहे हैं, N से। ये वाला फॉर्मूला किस में काम करता है, समांतर क्रम में। वैसे भी धारिता बढ़ानी है तो समांतर क्रम ही यूज होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, उन संधारित्रों को किस में जोड़ा जाना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। हाँ भैया, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, समांतर क्रम में। ठीक है, ओके। 11वां देखिए, यदि कई संधारित्र उपलब्ध है, बहुत सारे हैं, तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें, देखो उच्चतम मतलब ज्यादा धारिता प्राप्त करनी, कौन से क्रम में जोड़ोगे, समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। देखिए बी ऑप्शन वापस से सही है, समांतर क्रम में ही उन्हें जोड़ा जाना चाहिए अगर धारिता ज्यादा प्राप्त करनी है तो। 12वां देखिए, 12वां क्या बोल रहा है, समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ दो। दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा, देखो सबसे पहले वो समांतर क्रम में जोड़ रहा है n को, तो हमने बोला समांतर क्रम में तुल्य धारिता होती है NC, तो n × C, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता होती है C/N। उसने कैपिटल N यूज किया तो मैंने भी कैपिटल N ही यूज किया। अब वो अनुपात पूछ रहा है, पहले किसको लिखा है उसने, पहले समांतर क्रम को लिखा है उसने, तो CP/CS समांतर क्रम की धारिता बटे श्रेणी क्रम की धारिता, ये हो जाएगा NC/C/N। C से C कैंसिल, N कहाँ चला गया, ऊपर, हो गया क्या, N²। पता चल गया, धारिताओं का अनुपात जो है वो N² होगा। ठीक है, तो अगर श्रेणी क्रम की धारिता पता है तो समांतर क्रम की धारिता तो चुटकियों का काम है भैया। हाँ, हो गया ये। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, N² वाला, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, है ना। देखिए 13th देखिए, 13वां, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच में अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता, देखो अभ्रक है, क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ भरते ही धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, चाहे अंशतः भरो चाहे पूरा भरो। ठीक है, तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी भैया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ए आएगा 13वें के अंदर। तो चलो 14th देखो, एक माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनको श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैरड के तीसरे संधारित्र से जोड़ा जाता है, परिणामी धारिता होगी। देखो क्या बोल रहा है, एक माइक्रोफैरड के कितने, 2 संधारित्र, ये 14th कर लीजिएगा, है ना, को कौन से क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में, ऐसा ही तो बोल रहा है। तो ये भी 1 माइक्रोफैरड का और ये भी 1 माइक्रोफैरड का, हो गया काम। ठीक है, और फिर इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है 0.5 माइक्रोफैरड के संधारित्र से। तो आपको तुल्य धारिता देखनी है, ये तो है। देखो श्रेणी क्रम में ये तो जुड़ जाएंगे, तो इधर तो हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड और इधर हो जाएगा 0.5 माइक्रोफैरड। अभी थोड़ा समझना, 2 माइक्रोफैरड को अगर 0.5 माइक्रोफैरड से जोड़ेंगे, है ना, ये श्रेणी क्रम है, तो धारिता क्या होगी, कम होगी। कितनी कम, तो जो न्यूनतम संधारित्र है उससे भी धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, जो न्यूनतम संधारित्र होता है उससे भी तुल्य धारिता क्या होती है, कम प्राप्त होती है। तो आंसर 0.5 से कम आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये सवाल ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको कैलकुलेट करने की कई बार जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों, आप डायरेक्ट आंसर देख करके पता लगा सकते हैं कि भैया आंसर तो यही आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास में। देखिए 16 माइक्रोफैरड 0.5 से ज़्यादा है, फिर 10 माइक्रोफैरड 0.5 से ज़्यादा है, 0.4 माइक्रोफैरड 0.5 से कम है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। आगे डी 12 माइक्रोफैरड 0.5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब एक सी ही ऐसा ऑप्शन था जो कि क्राइटेरिया को संतुष्ट कर रहा था श्रेणी क्रम वाले को, कि तुल्य धारिता जो है न्यूनतम संधारित्र से भी क्या होती है, कम प्राप्त होती है। और कैलकुलेट कर लो 0.4 ही आएगा, 2 माइक्रोफैरड और 0.5, तो C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 कर सकता हूँ क्या, अगर 2 ही जुड़े हुए हों
तो C1 का मान कितना 2 और C2 का मान कितना 0.5। यहाँ पर 2 प्लस 0.5, देखो 2 को 0.5 से गुणा करोगे 1 और ये हो जाएगा 2.5। चलो माइक्रोफेरेड 1/2.5 0.4 होता है, कैलकुलेट करके देख लो भैया। ठीक है, 0.4 माइक्रोफेरेड आंसर इस तरीके से। ठीक, तो कुछ काम तो लॉजिक से भी हो जाते हैं बच्चों, है ना। चलिए, तो ये था 14th क्वेश्चन, अच्छा सवाल था। आगे देखें 15वां क्या बोल रहा है। 50 माइक्रोफेरेड धारिता का एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, मतलब आवेशित किया जाता है। इसकी ऊर्जा है, ओ भैया ऊर्जा पूछ रहा है। 50 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है और 10 वोल्ट तक उसे क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। देखिए तो 50 वोल्ट ही है, 50 माइक्रोफेरेड। सी की वैल्यू कितनी, 50 माइक्रोफेरेड और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऊर्जा होती है 1/2 CV², यही होती है। तो 1/2 सी का मान कितना 50 और 10 की घात -6, माइक्रो 10 की घात -6 होता है, V²। सो हो जाएगा क्या। चलिए इसको काट दो, ज़्यादा ठीक होगा, 25। तो ये हो जाएगा 25 गुणा 10 की घात -4 ऊर्जा। ठीक है, 25 गुणा 10 की घात -4। देखो कोई ऑप्शन है क्या, 2.5 गुणा 10 की घात -3, 2.5 गुणा 10 की घात -4, 2.5 नहीं 25 है। ओके, इसको करो 2.5 गुणा 10 की घात -3 जूल। बताओ कर सकता हूँ नहीं कर सकता, कर सकता हूँ ना। चलिए, तो ये होगा ए ऑप्शन परफेक्ट है, 2.5 गुणा 10 की घात -3 जूल। ठीक है, चलिए अगला देखिए 16th। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, किससे, 1 से। अरे एप्सिलॉन आर का मान जो है बच्चों वो 1 से क्या होता है, ज़्यादा ही होता है। ठीक है, आपने किसी का भी 1 से कम नहीं देखा होगा। हाँ आगे 17वां वान डे ग्राफ जनित्र हमारे कोर्स का भाग नहीं है, फिर भी क्या उत्पन्न करता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुत अधिक मात्रा में वोल्टता उत्पन्न करता है। लाखों में अगर आपको विभवांतर जनरेट करना हो ना, तो फिर वान डे ग्राफ जनित्र यूज़ किया जाता है। तो इसका आएगा कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने में किसका उपयोग करता है, वान डे ग्राफ जनित्र का। लेकिन ये आपके कोर्स का भाग नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये कोर्स में नहीं है। चलिए 18वां देखते हैं। 18वें जैसे सवाल जो है आपकी बुक में भी है। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेरेड है, मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाते हैं। ठीक है, बना लो भैया। बड़ी बूंद की धारिता होगी, देखो है तो बूंद होती है गोला, और गोले की धारिता होती है कितनी, 4πε0r। ठीक है, अब अगर बड़ी बूंद है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ी बूंद, उसके लिए त्रिज्या कैपिटल R। अगर छोटी बूंद है तो उसके लिए मैं लिखूंगा 4πε0 और स्मॉल r, स्मॉल ड्रॉ। ठीक है, और छोटी बूंद की धारिता कितनी दे रखी है, देखो दे रखी है इस सवाल में 5 माइक्रोफेरेड, मतलब इसका मान 5 माइक्रोफेरेड के बराबर है। ठीक, अब आपको ये कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, तो आपको इसमें और इसमें संबंध चाहिए। तो हम बोलते हैं जब आप कितनी भी बूंदें मिलाओ तो जो एक नई बूंद बनती है, उस बड़ी बूंद का जो आयतन होता है वो समस्त छोटी बूंदों के आयतनों के योग के बराबर होना चाहिए, या कुल आयतन के बराबर होना चाहिए। आयतन चेंज नहीं होता, आयतन संरक्षित रहता है। तो हमने बोला n छोटी बूंदों का आयतन बराबर होना चाहिए बड़ी बूंद के आयतन के। ये v आयतन है बच्चों, है ना, v क्या है, आयतन। ठीक, चलो n कितनी है, 64 बूंदें, और एक बूंद का आयतन 4/3 πr³। छोटी के लिए तो इतना ही लिखूं, और बड़ी बूंद का कितना, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई तो जाता रहा।
तो 64r³ बराबर होगा कैपिटल R³ के। सॉल्व करो देवताओं, 4r इंटू 4r इंटू 4r ऐसा बैठेगा, है ना। तो ये क्या है, 4 स्मॉल r का क्यूब है, ये बराबर क्या, कैपिटल R³। तो आपको पता चलेगा कैपिटल R की वैल्यू कितनी आई, 4r। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर के मैं C बड़ी बूंद की धारिता होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R की जगह क्या लिख दूं बच्चों, 4r लिख देता हूं। इस 4 को बाहर निकालो तो ये 4 अलग, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r रह गया क्या अभी। चलो ये क्या चीज है, CS। तो मैंने लिखा 4 गुणा क्या, CS का मान कितना, 5 माइक्रोफैरड। कितना आया आंसर बच्चों, 20 माइक्रोफैरड। पता चल गया काम करने का तरीका। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालनी, फिर उस त्रिज्या को पुट करना है फॉर्मूला में, और फिर वैल्यू पुट करते ही आंसर। ठीक है, इस तरीके से काम किया जाएगा। तो ये 18वां सवाल था, है ना। चलिए आगे काम करें। हाँ भाई आगे देखो, 19वां सवाल क्या बोल रहा है, यदि 10 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। देखो धारिता कितनी, 10 माइक्रोफैरड, है ना, और उसको विभव कितना दिया गया, 5 वोल्ट तक आवेशित किया गया, तो उस पर आवेश Q इज इक्वल टू होता है बच्चों CV। तो 5 को गुणा कर दो किससे, 10 से, माइक्रो कुलाम लगा दीजिएगा, मात्रक चेंज हो गया, 50 माइक्रो कुलाम। ठीक है, इसमें ऑप्शन ओके वैसे दे रखा है। तो ये 50 गुणा 10 की घात -6 कुलाम, और अगर ये मैच कर रहा है तो बहुत बढ़िया, 50 में तो कहीं है ही नहीं, तो ये होगा 5 गुणा 10 की घात -5 कुलाम। ये देखो ये मैच करना चाहिए, सी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको मैच करता हुआ दिखाई देगा, 5 गुणा 10 की घात -5 कुलाम आ रहा है। ठीक है, तो ये था 19वां। अब देखो 20वां, यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र, मतलब ऐसा संधारित्र जिसके बीच में हवा है, कि दोनों पट्टियों के बीच में घुसाया जाए तो उसकी धारिता होगी। वापस से माध्यम रख रहे हो, संधारित्र की प्लेटों के बीच में धारिता बढ़ेगी। ये तो पता नहीं कितनी बार आ गया। अब माध्यम को चेंज करो तो भी धारिता बढ़नी है, उससे कोई प्रभाव नहीं होगा अलग से। 21वां, ये शायद न्यूमेरिकल दिख रहा है मेरे को। देखिए 21वें में क्या बोल रहा है, 2 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध हैं। दोनों को किसमें, श्रेणी क्रम में, 2 और 4। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, श्रेणीबद्ध है। इनके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 1200 वोल्ट का विभवांतर, ठीक है, आरोपित कर दिया। 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर विभवांतर होगा, 1 मिनट देखते हैं इस वाले पे विभवांतर, इस पे V1 मान लेते हैं, तो इस पे कितना होगा V2, और V1 प्लस V2 कितना है, कॉन्सेप्ट फिक्स है भाई, V1 प्लस V2 कितना, 1200 वोल्ट। कुल तो इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। श्रेणी क्रम में है, ठीक है, ये C1 है और ये C2 है। श्रेणी क्रम में आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर इस पे आवेश Q है तो इस पे भी आवेश क्या होगा भैया, Q ही होगा। ये समझ लीजिए। देखो करने के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं, मैं आपको एक अलग तरीका बता रहा हूँ, ये आपको शायद ज़्यादा अच्छा लगे। तो हमने बोला इसका आवेश और इसका आवेश तो बराबर है, Q बराबर Q है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि C1 V1 बराबर है C2 V2 के। डन हुआ ये। चलिए इसका मतलब है V1 बटा V2, इस V2 का भाग लगा दिया, होगा C2 बटा C1 के। डन। अब फायदा क्या हो रहा है वो समझिए। मेरे को क्या चाहिए, V1 चाहिए ये, ठीक है। कैसे निकालूंगा तो मैं यहाँ पर समझना, इसको एक बार के लिए थोड़ा लॉजिक लगाओ। तो V1 को मैं नीचे ले रहा हूँ, बराबर क्या, C1 बटा C2। देखो फायदा क्या हुआ, मैंने दोनों तरफ 1 को जोड़ना है। क्या करना है, दोनों तरफ 1 को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर V2 प्लस V1 और नीचे सिर्फ V1 रह गया।
इधर C1 प्लस C2 और नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, C2 रह गया है बच्चों। देखो V1 प्लस V2 क्या होता है 1200 बटा क्या V1 बराबर C1 प्लस C2 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 माइक्रो मतलब 10 की घात -6 बटा C2 कितना है 4। हो गया क्या काम खत्म। फिर 3 2 ठीक है, इसको काटो 4 बार जाएगा क्या, और 4 2 से गुणा होगा 800 और V1 इधर 1 से गुणा होगा तो V1 बराबर कितना आएगा 800 वोल्ट। बताओ भाई आया नहीं आया, आ गया। तो ये तरीका बहुत सिंपल पड़ेगा आपको, अदरवाइज क्या पैटर्न था बताता हूँ। आप सबसे पहले तो तुल्यधारिता निकालो, तुल्यधारिता के बाद में आवेश निकालो। जैसे ही आवेश आ जाएगा आप V1 निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि Q बराबर क्या होता है CV होता है, तो ये C1 V1 होगा तो V1 बराबर क्या हो जाएगा Q बटा C1। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, पहले तुल्यधारिता निकालो, तुल्यधारिता से फिर आवेश निकालो और आवेश के बाद में इस फॉर्मूले का यूज करो, आपका काम होगा। अदरवाइज ये करो, इससे भी काम होगा। ठीक, और आप देखेंगे कि मोस्टली बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो ये कॉन्सेप्ट ज्यादा तैयार रखते हैं। ठीक है, देखिए आगे एक बार के लिए बोर्ड को क्लियर कर देता हूं मैं। हाँ भाई, 22वां सवाल देखिए, और ये आज का लास्ट सवाल है, मतलब ऑब्जेक्टिव। किसी समांतर पट्टी का संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा होती है भैया, कितनी होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने लिखाया है आपको। देखो ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन आएगा। उसका 800 लगा लिया था ना, सी ऑप्शन है, जैसा मेरे को दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए बीच के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, उसका रीजन क्या है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपके है ही नहीं। वन डे ग्राफ जनित्र पर आधारित सवाल है तो आपके कोर्स में है नहीं बच्चों। ठीक, इसलिए हम आगे की ओर मूव कर जा रहे हैं। 28, 29 और 30 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। अब तो देखिए 28वां सवाल क्या है, एक वियुक्त मतलब आइसोलेटेड है ना, अपन क्या बोलते हैं आइसोलेटेड, विलगित बोलते हैं ना, विलगित चालक, तो वो विलगित ही बोल रहा है। एक विलगित गोले की धारिता n गुनी बढ़ जाती है। गोले की धारिता क्या होती है बच्चों, 28वां ही, गोले की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r या कैपिटल R जो भी। ठीक है, ये धारिता n गुनी बढ़ जाती है, nc हो जाएगी धारिता nc। ठीक है, कब, जब इसे एक भूधृत सकेंद्रीय गोलों से घेरा जाए। ये तो सवाल आपकी किताब का है। एक गोला है जिसकी धारिता ये है, यदि इसे किसी अन्य गोले से घेरा जाए और वो भी कैसा, भूसंपर्कित, भूधृत का मतलब भूसंपर्कित गोले से घेरा जाए, तो अब ये क्या बन गया, संधारित्र बन गया, गोलीय संधारित्र, जिसकी धारिता क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसकी त्रिज्या को R1 करना पड़ेगा, ये R1 और ये क्या कर दो R2 ज्यादा है इस बार, तो एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय क्या R2 माइनस R1 लिखो गया। ठीक, ये धारिता C1 लिख लो और ये धारिता क्या लिखो C2। क्या बोलता है, जैसे ही इसके ऊपर एक दूसरा गोला लगा दिया वैसे ही जो नई धारिता है वो प्रारंभिक धारिता की कितना गुनी है, n गुनी है। कॉन्सेप्ट वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि जो नई धारिता है वह प्रारंभिक धारिता की कितनी गुनी है, n गुनी है। ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है। तो उन गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा आपको ज्ञात करना है, या तो R1 बटा R2 या R2 बटा R1। ठीक है, चलिए काम करो। C2 का मान कितना, तो हमने लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R2 माइनस R1, यही है, इज इक्वल्स टू n, और C का मान कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। देखो कट रहा है, ये पूरा का पूरा कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा R2 बराबर, इससे मल्टीप्लाई करो n R2 माइनस R1, क्या हो जाएगा n
R2 माइनस NR1 बराबर क्या R2। देखो ये माइनस का है, इधर लेकर के आओ और R2 को इधर लेकर के आओ, तो हमने लिखा NR1 प्लस का हो गया और ये NR2 माइनस R2, इस तरफ जाते ही माइनस का। R2 को क्या लिया कॉमन, क्या हुआ N-1 और यहाँ पर क्या है NR1 है। तो फिर R1 बटा R2 कितना होगा बच्चों, R1 बटा R2। तो ये N-1 तो इधर ही रह गया, क्या N का भाग लग गया, ठीक है। या फिर R2 बटा R1 कितना होगा, आंसर है N बटा N-1, ठीक है, ऐसा काम होगा। ऑप्शन देखो आपको कौन सा नजर आ रहा है, ए ऑप्शन मेरे को सही नजर आ रहा है ना, ये वाला निकलवा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 29वां, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान। ओके, थोड़ा सा सही करते हैं इसको, कॉमा लगाना है। एक परावैद्युत को समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य डाल देने पर धारिता का मान बढ़ जाता है, ठीक है। धारिता का मान क्या बढ़ जाता है, थोड़ा सा एक वर्ड मिसिंग है इस सवाल के अंदर, इस कहानी उकचुक हो गया इसका सेंस, है ना। एक परावैद्युत को समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य डाल देने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन क्या आना चाहिए, बढ़ता है, ठीक है, बी ऑप्शन लगा लीजिएगा। फिर 30वां देखिए, एक वियुक्त चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर है, कौन सा अनुपात अचर है। देखो चालक के लिए Q समानुपाती V होता है, तो Q बराबर क्या CV, तो C इक्वल्स टू क्या Q बटा V। ये नियत बताया था मैंने, ठीक है। ये इन दोनों पर निर्भर नहीं करता, Q पर तो निर्भर नहीं करता किसी भी हिसाब से। देखिए तो कुल आवेश बटा विभव, कुल आवेश बटा विभव नहीं, दिया गया आवेश बटा विभवांतर, ये तो मिल गया बी। दिया गया आवेश, जितना आपने उसका आवेश दिया बटे उसके कारण उत्पन्न विभवांतर, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दिया गया आवेश बटा विभवांतर आएगा। पता चल गया ये। तो ये थे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे क्या, एबेसिक तो कर लिए, रिक्त स्थान की पूर्ति, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति पढ़ेंगे। और इस बार मेरे को रिक्त स्थान भी थोड़े ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखें, किसी चालक की, फिर ब्लैंक स्पेस है, उस आवेश के संख्यात्मक मान के बराबर होती है जो उसका विभव एकांक बढ़ा देता है। चलिए भैया, विभव को एकांक बढ़ाया जा रहा है और आवेश के बराबर आ रही है, तो हम बोलते हैं C इक्वल्स टू Q बटा V। अगर V का मान 1 वोल्ट बढ़ा दिया जाए तो चालक की धारिता आवेश के क्या हो जाती है, तुल्य हो जाती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं किसी चालक की धारिता उस आवेश के तुल्य होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने पर या एकांक वृद्धि करने पर प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमने बोला उस चालक की धारिता या फिर विद्युत धारिता उस आवेश के संख्यात्मक मान के बराबर होती है जो उसका विभव एकांक से बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतीय पदार्थ भर दिया जाता है तो उसकी धारिता सदैव बढ़ती है, यही होना चाहिए था। तो इसकी धारिता बढ़ती है, क्या आएगा, बढ़ती है लिखना है। आवेश के पुनर्वितरण से का क्षय होता है। देखो आवेशों के पुनर्वितरण से आवेश का तो क्षय नहीं होता, लेकिन ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है। ये कल भी मैंने डिस्कस करके बताया था आपको, ठीक है। तो बात ध्यान रखिए, किसका क्षय होता है बच्चों, ऊर्जा का क्षय होता है। गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता, देखो त्रिज्या दे रखी है पृथ्वी की, और पृथ्वी की धारिता कितनी निकाली थी, 711 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या आना चाहिए, 711 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर क्या लिखोगे, 711 माइक्रोफेरेड। आगे देखिए 5वां, परावैद्युत के प्रति एकांक आयतन में विद्युत आघूर्ण को कहते हैं। भैया देखो विद्युत क्षेत्र आरोपित करो तो परावैद्युत पदार्थ क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। तो हम बोलते हैं एकांक आयतन के अंदर, है ना, उसमें जितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, ध्रुवण। परिभाषा लिखाई थी ना भाई, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण ही ध्रुवण कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसको, ध्रुवण कहते हैं बच्चों।
आगे 6th, परावैद्युत भंजन की स्थिति में पदार्थ की क्रिया होती है। देखो ये परावैद्युत भंजन वैसे अपने कोर्स में है नहीं, लेकिन होता क्या है वो समझिए, एक बार के लिए समझ लो इस चीज को। आप चाहे करो चाहे मत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझो परावैद्युत भंजन क्या होता है। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें मान लो, एक प्लस की और एक क्या है, माइनस की है, ठीक। और इसके बीच में विद्युत क्षेत्र है। आपने क्या किया, बीच में माध्यम भर दिया, तो माध्यम भरने से उसका क्या हुआ, ध्रुवण हुआ। ठीक, ध्रुवण हुआ तो इस तरफ क्या, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस प्लस, ऐसा ही हुआ। ठीक, ये सामान्य सी प्रोसेस है कि एक लिमिट तक अगर आप विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इनका ध्रुवण हो जाता है। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज़्यादा कर दोगे बच्चों, विद्युत क्षेत्र का परिमाण बहुत ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, इस परावैद्युत पदार्थ में उपस्थित आवेश जो है, जो बाह्य कक्षा के अंदर है, वो क्या करेगा, ऊर्जा को प्राप्त करेगा और बाहर निकल लेगा भैया। और आवेश बाहर निकला नहीं, वो मुक्त आवेश की तरफ बिहेव करेगा। मुक्त आवेश की तरफ बिहेव करेगा तो भैया वो चालक की तरफ बिहेव करने लग जाएगा। क्लियर है ये बात। और अगर चालक की तरफ बिहेव करने लग गया तो भैया यहाँ पर एक अलग से धारा बहने लग गई है। ठीक है, ये भी चालक की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो हम बोलते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र इतना ही देना चाहिए कि वो अपने परावैद्युत सामर्थ्य में रहे। अदरवाइज परावैद्युत सामर्थ्य से ज्यादा विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर क्या हो जाता है बच्चों, इसका आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण मतलब इसमें मुक्त आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो क्या होगा, इसका आयनीकरण हो जाता है। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ का भंजन का मतलब क्या हुआ, भंजन का मतलब ये है कि भाई साहब आपने विद्युत क्षेत्र बहुत दे दिया है, इसके कारण इसमें मुक्त आवेश बढ़ गए हैं या मुक्त आवेश बन गए और ये चालक की तरह व्यवहार करने लग गया है। ठीक है, इसका आयनीकरण हो गया है ना। हमें इतना विद्युत क्षेत्र नहीं देना चाहिए। ये परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत की तरीके से ही काम करे, ये चालक की तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र, समझना परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जहां तक कोई परावैद्युत पदार्थ जो है वो परावैद्युत की तरीके से ही कार्य करता है। और परावैद्युत पदार्थ सामर्थ्य का भंजन क्या होता है, या परावैद्युत सामर्थ्य का भंजन क्या होता है, वह विद्युत क्षेत्र जिस पर परावैद्युत पदार्थ का आयनीकरण हो जाता है और वह चालक की तरह व्यवहार करने लग जाता है, उसे हम बोलते हैं भंजन। ठीक है, हालांकि ये चीज़ आपके काम की नहीं है, तो भी इसमें देखिए क्या ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन तो नहीं है। परावैद्युत भंजन की स्थिति में पदार्थ में आयनीकरण की क्रिया होती है, मुक्त आवेश बन जाता है ना, आयनीकरण की क्रिया होती है। फिर 7वां देखिए, सममितीय अणु में द्विध्रुव आघूर्ण होता है 0 भैया। द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। अगर अणु कैसा है, सममितीय है, मतलब जितना आगे की ओर द्विध्रुव आघूर्ण है उतना ही पीछे की ओर द्विध्रुव आघूर्ण है, तो हम बोलते हैं सममितीय। तो परिणामी द्विध्रुव 0 होता है, द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। 8वां देखो, H2 तथा CO2 के द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में 0 ही होता है भैया। इन दोनों के बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में 0 होता है। ये तो अपन ने पढ़ा है, N2 H2 CO2 इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है ना। चलिए 9वां देखिए, HCl और H2O प्रकार हैं ध्रुवीय प्रकार के परावैद्युत पदार्थों के प्रकार हैं। ये कैसे हैं, ध्रुवीय प्रकार के अणु हैं या ध्रुवीय प्रकार के परावैद्युत पदार्थ हैं। इनका खुद का क्या होता है, एक परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, अत्यल्प होता है लेकिन होता है। ठीक है, ध्यान में रखें। तो ये थे ऑप्शन, इतने ही रिक्त स्थान की पूर्ति करो। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। वीडियो बड़ा ना जाए इसलिए मैं इसे यहीं रोक रहा हूँ। बच्चों प्लीज़ चैनल को जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हो ना, वैसे सपोर्ट करते रहो। इस चैनल को शेयर करते रहो, वीडियोस को शेयर करते रहो। अगर आपके पास में टाइम है तो, एक्स्ट्रा टाइम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जब आप वीडियो देख रहे हो उस समय शेयर का ऑप्शन आता है, उसी समय शेयर कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, बस एक बार किया काम खत्म, उसके बाद में वीडियो आराम से देखो। और अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि वो मैंने कभी समझाया ना हो। ठीक है, या फिर मैंने समझाया आपको समझ में नहीं आ रहा, कंडीशन अप्लाइड, आपने वीडियो देखा हुआ होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही भेज देते हैं और फिर बोलते हैं कि सर हमें वीडियो मिला ही नहीं। आपने बच्चों देखा ही नहीं इसलिए नहीं मिला ना। ठीक है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, सारे वीडियो मिलेंगे। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।